नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एबी स्टार न्यूज में और मैं हूं आपके साथ जुबैर चौधरी। वक्त तो चला है देश लाइव का, जहां सबसे पहले बात करेंगे कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर हुई स्वास्थ्य विभाग की हाई लेवल मीटिंग की। बता दें कि कोरोना के मामले एक बार फिर से बढ़ने लगे हैं और बढ़ते मामलों के लोगों के मन में कई सवाल खड़े कर दिए हैं। वहीं दूसरी ओर स्वास्थ्य विभाग भी कोरोना को लेकर अलर्ट नजर आ रहा है। इस कड़ी में स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने कोरोना को लेकर राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ बैठक की। इस दौरान उन्होंने सभी से सतर्क रहने को कहा है। तो बैठक में केंद्रीय मंत्री स्वास्थ्य मनसुख मंडाविया ने देश में बढ़ते जा रहे कोरोना केसों को लेकर चिंता जाहिर की है। इसके लिए उन्होंने देश में कोविड-19 की स्थिति को लेकर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ समीक्षा बैठक की और इस दौरान कोविड टेस्टिंग और जीनोम सीक्वेंसिंग के साथ कोविड नियमों के पालन का भी प्रसार बनाने पर चर्चा की गई। तो आइए ग्राफिक्स के जरिए नजर डालते हैं क्या कितने कोरोना के मामले अप्रैल महीने में आए हैं और क्या कुछ स्वास्थ्य विभाग के इस हाई लेवल मीटिंग में कहा गया है। तो अप्रैल के महीने में कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। बात करें 1 अप्रैल की, तो 1 अप्रैल को 3000 से ज्यादा कोरोना के मामले सामने आए थे। बता दें कि 1 अप्रैल को 3082 मामले सामने आए थे। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि 2 अप्रैल को 3064 मामले सामने आए थे और वहीं बात करें 3 अप्रैल की, तो 3 अप्रैल को 3038 मामले कोरोना के पूरे देश में सामने आए थे। बात करें 4 अप्रैल की, तो 4 अप्रैल को ये मामले बढ़कर 4000 तक पहुंच गए थे और 4 अप्रैल को 4435 मामले सामने आए थे। बात करें 5 अप्रैल की, तो दिन ब दिन 1000 मामले बढ़ते जा रहे हैं। जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि 5 अप्रैल को 5535 नए कोरोना के मामले दर्ज किए गए, तो वहीं एक दिन बाद 6 अप्रैल को ये मामले बढ़कर 6050 तक पहुंच गए। सीधे तौर पर कोरोना के मामले दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं और अप्रैल में इनके मामलों में तेजी आनी पकड़नी शुरू की थी, जिसके बाद 1 अप्रैल, 2 अप्रैल और 3 अप्रैल से ये सिलसिला जारी हुआ और 6 अप्रैल तक ये मामले 6050 तक पहुंच चुके हैं। बढ़ते मामलों को लेकर स्वास्थ्य विभाग की तरफ से बैठक की गई और इस बैठक में कई बड़ी बातें पर चर्चा की गई है। बता दें कि केंद्र और राज्य के सहयोगात्मक भावना से काम करने पर फोकस किया गया है। इन बड़ी बातों को स्वास्थ्य विभाग की अहम बैठक में बोला गया है। बता दें कि इन बातों को लेकर चर्चा भी की गई है। मास्क पर अभी अनिवार्य नहीं लगाया गया है, लेकिन इस तरीके का अनुमान लगाया जा रहा था कि मास्क को लेकर भी कोई बयान सामने आएगा। बता दें कि कोविड टेस्टिंग और जीनोम सीक्वेंसिंग पर इस बैठक में जोर दिया गया है। कोरोना को लेकर स्वास्थ्य विभाग की तरफ से हाई लेवल मीटिंग की गई थी और इनमें सही कई अहम बातें निकलकर सामने आई हैं। बता दें कि 10 और 11 अप्रैल को सभी स्वास्थ्य केंद्रों पर मॉक ड्रिल करने का भी सभी राज्यों को आदेश दिया गया है। तो वहीं मॉक ड्रिल को रिव्यू करने के लिए राज्य के स्वास्थ्य मंत्री खुद दौरा करेंगे। इस तरीके के भी राज्यों को निर्देश दे दिए गए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय की हाई लेवल मीटिंग में ये अहम बातें की गई हैं, जहां आपातकालीन हॉटस्पॉट की पहचान पर भी जोर देने को कहा गया है। इस दौरान टेस्टिंग और टीकाकरण बढ़ाने पर भी जोर देने को कहा गया है। सभी राज्यों में टेस्टिंग और कोरोना की टेस्टिंग और बाकी चीजों को लेकर भी जोर दिया गया है और अस्पतालों में बुनियादी ढांचे की तैयारी पर भी फोकस रहने को कहा गया है। इस सभी बातों को हाई लेवल मीटिंग में चर्चा की गई थी, जिसके बाद सीधे तौर पर कोरोना से सतर्क रहने के लिए कहा गया है, लेकिन बेवजह डर फैलाने के लिए मना किया गया है। बेवजह डरने के लिए भी स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से निर्देश दिया गया है कि लोगों के अंदर बेवजह डर पैदा ना किया जाए। कोरोना को लेकर कई बातें, अहम बातें इस हाई लेवल मीटिंग में की गई हैं, जहां जीनोम सीक्वेंसिंग से लेकर कोरोना टेस्टिंग को लेकर भी बढ़ावा देने पर फोकस करने को कहा है और सभी राज्य के स्वास्थ्य मंत्रियों से भी अस्पताल में दौरा करने के लिए इस मीटिंग में कहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने कहा कि हमें सतर्क रहना है और जरूरी हमें किसी के लोगों के अंदर डर नहीं फैलाना है। उन्होंने सभी स्वास्थ्य मंत्रियों के निवेदन ये भी कहा है कि सभी स्वास्थ्य मंत्री अपने राज्यों में कोविड की स्थिति को देखते हुए स्वास्थ्य सुविधा और इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर भी समीक्षा बैठक करें। इस दौरान उन्होंने ये भी कहा कि 10 और 11 अप्रैल को पूरे देश में कोविड को लेकर
मॉक ड्रिल कराई जाए। तो वहीं बैठक के दौरान केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने राज्य सरकारों से कहा कि वे कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए अपने स्तर पर तैयारियों को पुख्ता करें। उन्होंने ये भी कहा कि लोगों को कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर जागरूक किया जाए और लोगों को इससे भी लेकर ढिलाई ना बरती जाए। तो बुलेटिन में बात कर लेते हैं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की, जिन्होंने अवैध अतिक्रमण और अवैध कब्जे को लेकर अपना रुख साफ किया है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अतिक्रमणकारियों को साफ संदेश दे दिया है। संदेश ये है कि अतिक्रमण खुद हटा लें, अगर नहीं हटाते हैं तो सरकार अवैध अतिक्रमण हटाएगी। बता दें कि उत्तराखंड में अतिक्रमण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सीधी तौर पर इस तरीके का बयान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दिया। दरअसल देवभूमि उत्तराखंड में पिछले कई दिनों से सरकारी जमीनों पर अवैध कब्जे के मामले सामने आ रहे थे। इस बीच अब धामी सरकार सख्त नजर आ रही है और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी ये साफ कर दिया है कि देवभूमि उत्तराखंड में अवैध अतिक्रमण को ध्वस्त किया जाएगा। इसी के साथ ही सीएम धामी ने यह भी कहा कि यह नया उत्तराखंड है, यहाँ अतिक्रमण करना तो दूर इसके बारे में अब कोई सोच भी नहीं सकता है। तो वहीं एक जनसभा को संबोधित करते हुए सीएम धामी ने कहा कि प्रदेश में 1000 से ज्यादा अधिक ऐसे स्थान चिन्हित किए गए हैं जो जरूरी रूप से अब अनावश्यक रूप से बना दिए गए हैं और कहीं पर मजार बना दी गई हैं तो कहीं पर किसी तरह का अवैध अतिक्रमण कर लिया गया है। लेकिन इन सभी को अगर खोदा गया तो इनके नीचे कुछ अवशेष नहीं निकल रहे हैं। मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि चाहे वह लैंड जिहाद हो या फिर मजार जिहाद, देवभूमि पर कानून और धर्म के विरुद्ध कोई काम नहीं हो पाएगा। हमने ऐसे ही करीब 1000 से ज्यादा स्थानों का सर्वे करवाया है जहां अतिक्रमण किया गया है। बता दें कि 6 महीने का अल्टीमेटम भी खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दिया है। आइए तो बुलेटिन में बात कर लेते हैं कांग्रेस को लगे बड़े झटके की। आपको बता दें कि साउथ में कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। यहां आंध्र प्रदेश के पूर्व सीएम बीजेपी में शामिल हो गए हैं। बता दें कि कर्नाटक में चुनाव है, लिहाजा बीजेपी का जोर मिशन साउथ पर है। तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस साउथ में कांग्रेस को सुपर झटका लगा है। आंध्र प्रदेश में पूर्व सीएम किरण कुमार रेड्डी ने बीजेपी का दामन थाम लिया है। देश के पूर्व रक्षा मंत्री AK एंटनी के बेटे अनिल एंटनी के बाद अब आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री किरण कुमार रेड्डी ने भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया है। बता दें कि किरण कुमार रेड्डी को केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने बीजेपी की सदस्यता दिलाई और इस दौरान किरण रेड्डी ने कुछ दिन पहले ही कांग्रेस से इस्तीफा देने के बाद अब बीजेपी का दामन थाम लिया है। तो वहीं पार्टी ज्वाइन करते ही बीजेपी हेडक्वार्टर में प्रेस को संबोधित करते हुए किरण ने कहा कि कांग्रेस लोगों तक नहीं पहुंच पा रही है और आलाकमान के गलत फैसलों की वजह से पार्टी राज्य दर राज्य टूट रही है। तो वहीं किरण कुमार रेड्डी ने बीजेपी में शामिल होने पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि मैंने कभी सोचा नहीं था कि मुझे कभी कांग्रेस छोड़नी पड़ेगी। मेरा कांग्रेस से बहुत पुराना रिश्ता रहा है। बता दें कि किरण रेड्डी ने इससे पहले 2014 के तत्कालीन यूपीए सरकार के आंध्र प्रदेश के विभाजित करने और तेलंगाना के रूप में नए राज्य के फैसले के विरोध में कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दिया था, लेकिन उन्होंने अपनी पार्टी की खुद राजनीतिक पार्टी जेएसएम की आंध्र पार्टी बनाई थी। इसके बाद 2018 में वो फिर से कांग्रेस में लौट आए थे और अब आंध्र प्रदेश के विभाजन की कांग्रेस को भारी कीमत चुकानी पड़ी थी, जिसके बाद विभाजन के बाद भी पार्टी नेताओं का बड़े पैमाने पर पलायन हुआ और तब से सबसे पुरानी पार्टी आंध्र प्रदेश में एक भी लोकसभा या विधानसभा सीट नहीं जीत पाई है। अब इसी बयान को लेकर, इन्हीं कड़ियों को लेकर कांग्रेस का साउथ में ये बड़ा झटका माना जा रहा है। श्री नड्डा जी, मुख्यमंत्री की बाइट तो दे देता, अच्छी थी। लीडरशिप ऑफ द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर मिस्टर मोदी जी, Amit Shah ji, and all of your leadership. I'll just finish this thing in a few minutes. I'll just give a small background and then I'll go. My association with Congress parties started with nearly my family's in 1952, nearly for 60 years plus.
My father was MLA 4 times from 1962. I was MLA 4 times. And I never imagined that I'll have to leave the party. My father died very young. In fact, the opposition party were ready to leave the seat for me if I changed party. I said, no, I will continue in the Congress party. Unfortunately, what has happened is, state after state, due to bad decisions and wrong decisions of the Congress High Command, the party is getting damaged totally in all the states. तो बुलेटिन में बात अब कर्नाटक की कर लेते हैं। एक तरफ कर्नाटक में चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है, जिसके बाद सभी पार्टियां अपने चुनाव को लेकर तैयारियों में जुट गई हैं। लेकिन इस बीच ही चुनाव की तारीखों का ऐलान होने से बाद ही अब कर्नाटक में कैश मिलने का सिलसिला शुरू हो गया है। कर्नाटक में चुनावी तारीखों का ऐलान किए जाने के बाद सियासी पार्टियां चुनाव जीतने के लिए तमाम तैयारियों में लग चुकी हैं। तो वहीं दूसरी ओर कर्नाटक में चुनाव तारीखों से पहले जो कैश मिलने का सिलसिला शुरू हुआ था, वो आचार संहिता लागू होने के बाद भी जारी रहा है। कैसे कर्नाटक चुनाव में बड़ा खेल करने की प्लानिंग की जा रही है। दरअसल चुनाव की तारीखों की घोषणा के बाद से राज्य में मुफ्त के प्रलोभन का दौर शुरू हो गया है। वहीं सूबे के निप्पानी, भद्रवती, गड्डक और नरगुंड क्षेत्र में गुरुवार को 4.45 करोड़ रुपए की नकदी जब्ती की गई। इस दौरान चुनाव आयोग ने कहा कि 29 मार्च 2023 को आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद से चुनावी राज्य कर्नाटक में अब तक कम से कम 69 करोड़ रुपए की नकदी, शराब और कई सामग्री जब्त की गई हैं। कर्नाटक के मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय में प्रेस रिलीज में कहा गया कि जब्त की गई राशि में नकदी, शराब और मुफ्त की सामग्री के रूप में शामिल हैं। जब्त की गई सामग्री में नकदी, शराब और बाकी सामग्री और ड्रग्स मिलाकर कुल 69 करोड़ 36,17,447 रुपए का सामान शामिल है। तो वहीं बरामदगी के बाद संबंध में अब तक कुल 526 FIR कर्नाटक में दर्ज की जा चुकी हैं। तो बुलेटिन में बात कर लेते हैं गृह मंत्री अमित शाह की, जिन्होंने राहुल गांधी के साथ विपक्ष को करारा जवाब दिया है। बता दें कि गृह मंत्री अमित शाह यूपी के कौशाम्बी पहुंचे। इस दौरान अमित शाह ने विरोधियों पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने सरकार की भी जमकर तारीफ की। एक और अमित शाह ने विरोधियों पर लोकतंत्र या संसद का अपमान करने का आरोप लगाया। तो वहीं दूसरी ओर वो ये कहते भी नजर आए कि बीजेपी सरकार विकास के लिए प्रतिबद्ध है। दरअसल उन्होंने सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ कौशाम्बी महोत्सव का उद्घाटन किया। इस मौके पर राज्य के दोनों उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक भी मौजूद रहे। बता दें कि उद्घाटन समारोह के बाद संबोधन में अमित शाह ने विपक्ष पर हमला बोलते हुए एक बार फिर से नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाने की अपील की। उन्होंने राहुल गांधी के अयोग्य मामले को लेकर भी संसद के गतिरोध को लेकर कांग्रेस पार्टी को घेरा। राहुल गांधी को संसद पद से अयोग्य घोषित किया गया, उनको निकाला गया। तो ये कानून कौन लाया? सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट देकर इस कानून को बनाया। मनमोहन सिंह, लालू प्रसाद यादव को बचाने के लिए कानून सुधारना चाहते थे। राहुल जी ने उनको रोका। अहमदाबाद, सूरत की एक कोर्ट ने राहुल जी को सजा दी। सजा होते ही सांसदी चली जाती है, चाहे कोई भी हो। अब तक 17 विधायक सांसदों की सदस्यता रद्द कर दी गई है, राहुल जी की भी हुई। अब इसमें एक कांग्रेस वाले काले कपड़े पहनकर पूरी संसद बंद कर। मित्रों, मैं राहुल गांधी जी को कहना चाहता हूं, कानून का पालन करना हर नागरिक का धर्म होता है। आप तो सांसद थे, इस सजा को चुनौती दीजिए, अदालत में लड़िए। देश की संसद का वक्त आपने बलि चढ़ा दिया है। इस देश की जनता आपको कभी माफ नहीं करेगी, कभी माफ नहीं करेगी।
और 2.5 करोड़ से ज्यादा किसानों को 52,000 करोड़ रुपया देने का काम हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 2 साल से हर गरीब के घर में मुफ्त राशन देने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। और माताओं भाइयों बहनों, सबसे बड़ी बात, हम सब चाहते थे कि अयोध्या में रामलला का मंदिर जहां उनका जन्म बना था वही, मगर ये कांग्रेस उनको लटका रही थी, सपा उनको भटका रही थी, बसपा उसको अटका रही थी। मोदी जी ने राम जन्मभूमि के मंदिर का शिलान्यास किया और आप सब थोड़े समय में देख पाएंगे कि भगवान श्री राम अपने निज मंदिर के अंदर विराजमान होंगे अयोध्या में। तो बुलेटिन में बात अब प्रयागराज की कर लेते हैं, जहां उमेशपाल हत्याकांड के बाद एक और बार बमबाजी की गई है। बता दें कि इस बार बीजेपी नेता के बेटे पर हमला किया गया है। प्रयागराज में उमेशपाल हत्याकांड का वीडियो जिसने भी देखा था वो सिहर गया था। प्लानिंग के तहत ऐसी बमबाजी और फायरिंग वेब सीरीज या पिक्चरों में ही देखने को मिलती थी। इस घटना के बाद बदमाशों पर शिकंजा भी कसा गया, लेकिन प्रयागराज में बदमाश अभी भी बेखौफ नजर आ रहे हैं। अब बमबाजी का एक और वीडियो वायरल हो रहा है। इस बार बदमाशों का टारगेट बीजेपी महिला नेता का बेटा था। बदमाश बाइक पर सवार होकर आते हैं और बम बरसाकर फरार हो जाते हैं। बता दें कि यह घटना प्रयागराज के झूसी इलाके के आवास विकास कॉलोनी की है, जहां बीजेपी नेता विजय लक्ष्मी चंदेल के बेटे पर बमबारी की गई। बता दें कि बमबाजी की घटना के समय उनका बेटा और उनका दोस्त गाड़ी में बैठा हुआ था। जिस तरीके से आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि वीडियो में एक कार है, कार के आसपास 2 बाइकें गुजरती हैं और दोनों ही बाइक कार पर बमबाजी करती नजर आ रहे हैं। कार पर बैठे बदमाश सीधे तौर पर बम से कार पर हमला करते हैं और एक के बाद दूसरी बाइक से भी बदमाश कार पर हमला करते हैं। गनीमत यह रही कि इस हमले में कोई भी चोट उन्हें नहीं पहुंची। इस घटना का वीडियो सामने आया, उसमें कार एक घर के बाहर खड़ी दिखाई दी और उस पर बदमाश बम मारते नजर आए। बता दें कि महिला नेता विजय लक्ष्मी चंदेल बीजेपी में जिला मंत्री हैं और इनके साथ ही वो थानापुर ग्राम सभा में प्रधान भी हैं। उनका 20 साल का बेटा विधान सिंह गुरुवार को रात अपनी मौसी के घर गया था और यहां पर 2 बाइक सवार 6 युवकों ने सफारी पर बमबाजी शुरू की। दरअसल आरोप है कि कौशांबी में तैनात कांस्टेबल शिव बच्चन यादव के बेटे शिवम यादव ने महिला नेता के बेटे विधान का कुछ दिनों पहले विवाद हुआ था। इसी विवाद के चलते उनके बेटे पर बमबारी की गई है। तो बुलेटिन के आखिरी में बात कर लेते हैं माफिया अतीक अहमद और उसके बेटे की, जिनकी मुश्किलें और भी ज़्यादा बढ़ गई हैं। बता दें कि मोहित जायसवाल केस में अब उनके आरोप तय कर लिए गए हैं। माफिया अतीक अहमद और उनके बेटे उमर की परेशानी बढ़ गई है। साल 2018 में हुए मोहित जायसवाल के मामले में अतीक अहमद और उसके बेटे उमर दोनों पर आरोप तय हो गए हैं। बता दें कि साबरमती जेल में बंद अतीक अहमद वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़ा था, तो वहीं अतीक अहमद के बेटे उमर को लखनऊ जेल से सीबीआई स्पेशल कोर्ट ले जाया गया था। दरअसल दोनों पर लखनऊ के कृष्णनगर में रहने वाले कारोबारी मोहित जायसवाल को किडनैप कर उन्हें देवरिया जेल में पीटने का आरोप है। अतीक अहमद को हाल ही में कोर्ट में उमेशपाल किडनैपिंग केस में सजा सुनाई गई। इस केस में आरोप तय होने के बाद अब अतीक की मुश्किलें और बढ़ गई हैं। बता दें कि अतीक अहमद और उसके बेटे पर उमर पर ये सभी आरोप, उन्होंने मोती जायसवाल के जबरन तमाम दस्तावेजों पर साइन करवाने के भी आरोप इस दौरान लगाए गए। बता दें कि आरोपियों की डिस्चार्ज अर्जी कोर्ट में खारिज की गई है, जिसके बाद 2018 में ये वारदात की गई थी और इस मामले की जांच सीबीआई ने की थी। अब इस केस में अगली तारीख 21 अप्रैल को तय की गई है, जिसके बाद अब इनकी माफिया अतीक अहमद और उनके बेटे को सजा का ऐलान भी जल्द ही किए जाने की आशंका जताई जा रही है। देश लाइव में अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें एबी स्टार न्यूज़।